नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका की लगाई चिंगारी से ईरान धधक रहा है। ईरान में विद्रोह का शोर गूंज रहा है। इस पर दो लाइनें मुझे याद आती है कि चमन को आग लगाकर वो खुद को बगीचा कहते हैं, लुटेरे हाथ में लेकर मशालें खुद को मसीहा कहते हैं। और यह हकीकत है उस महाशक्ति की जिसने अपनी पाबंदी की जंजीरों से ईरान की सांसों को घूंटने की कोशिश की। ईरान की अर्थव्यवस्था आज हिचकोले खा रही है, तो उसकी वजह ईरान की कमजोरी नहीं है, बल्कि अमेरिका की वो नफरत है जो 1979 से उसकी रगों में दौड़ रही है। बेगुनाह आवाम सड़क पर है, महंगाई का शोर है, लेकिन क्या दुनिया नहीं जानती कि इस बर्बादी की पटकथा व्हाइट हाउस में लिखी गई? आज एक तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर महायुद्ध के बिसात बिछा रहे हैं। नेतन्याहू ट्रंप मुलाकात कर रहे हैं, जो दुनिया को बारूद के ढेर पर बिठाने की तैयारी है। लेकिन याद रहे, ईरान झुकना नहीं जानता। खामनेई अगर बंकर से रणनीति बना रहे हैं तो यह डर नहीं है, उस तूफान की तैयारी है जो जुल्म के साम्राज्य को उखाड़ फेंकेगा। और अब इस बीच खबर यह भी है कि ईरान में कमान युवराज मुज्तबा खामनेई ने संभाल ली है। वो शहजादा जिसने ठान लिया है कि वो अमेरिका की हर पाबंदी, ट्रंप की हर हेकड़ी का हिसाब बराबर करेगा। मुज्तबा अपने पिता खामनेई का बदला भी लेगा। मुज्तबा खामनेई का मोर्चा अब यह साबित करेगा कि सुपर पावर की धमकी से किसी मुल्क की खुददारी नहीं खरीदी जा सकती। ट्रंप और उनकी फौज तैयार रहे, क्योंकि अब हिसाब जमीन पर नहीं, मैदानी जंग में होगा। ईरान की बर्बादी की और ईरान के बदले की कहानी, और इसी पर सबसे बड़ी चर्चा, मुज्तबा खामनेई की भूमिका पर डिटेल से बातचीत, ईरान के शहजादे के बारे में हर जानकारी। मिडिल ईस्ट में जंग की आहट के बीच सुपर पावर अमेरिका से टकराने के लिए ईरान सीना ताने खड़ा है। इसी पर एक शायरी है कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं और बारूद की नाव कभी चलती नहीं। अगर हौसले बुलंद हो तो तूफान भी झुक जाते हैं, पर खुददारों की गर्दन कभी किसी के आगे झुकती नहीं। बात उस सरजमी की जिसने दुनिया की महाशक्ति की आंखों में आंखें डालकर अपनी आजादी की हिफाजत की कसम खाई है। जी हां, बात हो रही है ईरान की, जिसे मिटाने की साजिशें दशकों से व्हाइट हाउस के बंद कमरे में रची गई। आज अगर ईरान की गलियों में महंगाई का शोर है, वहां की अर्थव्यवस्था नेस्तनाबूद हो चुकी है, तो इसका गुनाहगार कोई और नहीं है। इसका गुनाहगार ईरान भी नहीं है। इसका गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। और आज वही अमेरिका ईरान को डरा रहा है और कह रहा है कि अमेरिका के साथ डील कर लो। लेकिन यही वो अमेरिका है जिसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। इसकी कहानी शुरू होती है 1953 से। कहते हैं 1953 में CIA और UK समर्थित तख्ता पलट हुआ था। PM मोसादेक को हटाकर शाह रेजा पहलवी की सत्ता मजबूत की गई और तब से राजनीतिक अस्थिरता की नींव पड़ी। अमेरिका का मकसद यह था कि ईरान के ऑयल को कंट्रोल करना, ईरान के ऑयल को अपने हिसाब से चलाना। लेकिन अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सिर्फ तेल निर्यात पर टिका रहा, बदलाव नहीं हो पाया। फिर 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई, शासन परिवर्तन, पूंजी पलायन, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और आर्थिक ढांचे में बड़ा झटका। फिर ईरान ने एक युद्ध लड़ी 1980 से 1988 के दशक में। 8 साल के युद्ध ने बुनियादी ढांचा, तेल सुविधाएं और सरकारी खजाने को कमजोर कर दिया। और इस बीच अमेरिकी प्रतिबंधों की शुरुआत 1979 से हुई, जिसमें व्यापार, बैंकिंग और विदेशी निवेश पर लगातार दबाव देखा गया। 2006 के बाद अमेरिका ने यह एक्शन और ज्यादा तेज कर दिया, जिससे कि ईरान इकोनॉमिकली चोक कर जाए और वो कोलैप्स कर जाए, जिसके बाद अमेरिका ईरान को फिर से अपने कंट्रोल में ले ले। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से ईरान को हटा दिया, यानी ईरान में विदेशी करेंसी आनी बंद हो गई। ऑयल एक्सपोर्ट पर सैंक्शन लगाए, जिससे वहां मुद्रा अवमूल्यन यानी कि वहां की करेंसी डिक्लाइन मोड में चली गई। रियाल को भारी नुकसान हुआ, महंगाई 30 से 50% तक ऊपर चली गई। इसकी वजह से भ्रष्टाचार और सरकारी नियंत्रण
की खबरें भी सामने आई। आईआरजीसी और अर्ध सरकारी संस्थाओं का अर्थव्यवस्था पर वर्चस्व हुआ और निजी क्षेत्र कमजोर हो गए। इसके बाद बेरोजगारी और ब्रेन ड्रेन की स्थिति बनी, यानी शिक्षित युवाओं का यहां से पलायन होने लगा। 2018 में जेसीपीओए का डील भी टूट गया और 2020 के बाद लगातार अस्थिरता का दौर रहा। ट्रंप प्रशासन द्वारा परमाणु समझौते से हटना, फिर कड़े से कड़े प्रतिबंध 2022 से 26 के बीच लगातार आते रहे। लोग कहते हैं कि ईरान की अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पर टिकी रही, लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पर क्यों टिकी रही? ईरान के पास हसीन वादियां हैं, टूरिज्म है, ऐसे ऐसे लोकेशंस हैं जिसे दुनिया देखती रह जाए। 1953 से लेकर आज तक अमेरिका ने सिर्फ एक ही काम किया, ईरान की तरक्की के पैर में पाबंदियों की बेड़ियां लगाना। और 1979 के बाद से तो ईरान के खिलाफ अमेरिका ने प्लान्ड तरीके से काम शुरू किया, क्योंकि 1979 के बाद से यहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। 1979 तक ईरान एक बहुत फलता फूलता हुआ देश था। इजराइल के लोगों की पहली पसंद ईरान हुआ करता था। टूरिज्म के मामले में ईरान का मिडिल ईस्ट में कोई सानी नहीं था। लेकिन 1979 के बाद जब शाह रिजा पहलवी को वहां से निकाला गया और इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद खुमैनी की वापसी ईरान में हुई, तो यह अमेरिका को हजम नहीं हुआ। अमेरिका यह हजम नहीं कर पाए कि कैसे एक मुल्क उसकी गुलामी को छोड़कर अपनी शर्त पर जीने की जिद कर रहा है। इसके बाद पाबंदियों का दौर शुरू हुआ। ईरान के व्यापार को गला घोंटकर मारने की कोशिश की गई। ईरान के हालात के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। कैसे? चलिए समझते हैं। अमेरिका के सैंक्शन खासकर ऑयल एक्सपोर्ट पर और बैंकिंग सिस्टम पर, जिससे कि ईरान में महंगाई और बेरोजगारी काफी बढ़ गई। ईरान का टूरिज्म बिल्कुल कोलैप्स कर गया। मैक्सिमम प्रेशर नीति के तहत ट्रंप प्रशासन की सख्त नीति से मुद्रा संकट और महंगाई भी बढ़ गई। तेल बिकने कम हो गए, इससे सरकारी राजस्व घाटा बढ़ने लग गया। सब्सिडी और सामाजिक खर्च भी प्रभावित होने लग गए। रोजगार और निवेश पर बड़ा संकट आ गया। अमेरिकी सेकेंडरी सैंक्शंस के डर से कंपनियां ईरान से दूर भागने लग गई। यहां की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी ईरान में आने बंद हो गए, क्योंकि स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से ईरान को बाहर कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान के लोग फ्लरिश करें, क्योंकि वहां का शासन अमेरिका को मंजूर नहीं था। अमेरिका ईरान में वो शासन चाहता था जो अमेरिका के इशारे पर चले, न कि अपनी आजादी, अपनी संप्रभुता के इशारे पर चले। और आज जो बेरोजगारी और प्रदर्शन दिख रहे हैं, वो ईरान की नाकामी नहीं है, बल्कि पश्चिम का वो दंश है, वो डंक है, वो आतंकवाद है जिसने मासूमों की थाली से निवाला छीन लिया, रोजगार छीन लिया, 2 जून की रोटी छीन ली। आज की तारीख में ईरान में यह दावा किया जा रहा है कि 40,000 लोगों की मौत हुई है। यह मौत उस साजिश का हिस्सा है जो ईरान को अंदर से खोखला करने के लिए रची गई। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप, 2 ताकतें मिलकर यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरी तरफ ईरान अकेला इजराइल और अमेरिका के खिलाफ महायुद्ध की घंटी बजा रहा है। बंकरों में रणनीति बन रही है। रणनीति अमेरिका और इजराइल के घमंड को चूर करने की। और दुनिया देख रही है कि ईरान किस तरह से अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। और आज जब ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन का 47वीं सालगिरह मना रहा है, तब एक नाम वहां पर बहुत चर्चा में। कहते हैं जब बाप की आंखों में देश को बचाने की फिक्र होती है, तो बेटा भी हथियार लेकर मैदान में उतरता है। ईरान में इन दिनों मुस्तफा खामनेई की चर्चा बहुत ज्यादा है। कहते हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। यह नाम अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की रातों की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि मुस्तफा ने साफ कर दिया है कि ईरान अब सिर्फ बचाव नहीं करेगा, बल्कि प्रहार भी करेगा। कौन है मुस्तफा खामनेई, जिन्हें जूनियर खामनेई के नाम से भी जाना जाता है? कहते हैं अमेरिका से जंग के लिए इन्हें शैडो कमांडर के नाम से जाना जाता है। खामनेई जूनियर के इशारे पर आईआरजीसी की युद्ध तैयारियां चलती हैं, ड्रोन तैयारियां चलती हैं, मिसाइल डिप्लॉयमेंट्स चलते हैं। इराक, सीरिया, यमन में अमेरिकी बेस पर प्रेशर बढ़ाने की प्लान भी मुस्तफा की है।
और रणनीति यह है कि फेस टू फेस कन्फ्रंट ना हो, लेकिन यूएस अगर यहां वॉर करे तो उसे एक खर्चीली जंग में घसीटा जाए, लिमिटेड वॉर से अमेरिका को थकाया जाए, और यही है मुस्तबा और आईआरजीसी का मास्टर प्लान। ईरानी मिलिशियाओं को नया आदेश है कि रेस्पॉन्सिव फायर बढ़ाओ, हिजबुल्लाह से सीधा तालमेल बिठा रहे हैं जिससे कि पश्चिमी एशिया में नेटवर्क को मजबूत किया जा सके। ईरान की रगों में वो खून दौड़ता है जिसने इतिहास बदला है। अमेरिका कितनी भी जंजीरें क्यों ना कस ले, इनकलाब की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। और दुनिया देख रही है कि ईरान का युवराज अपने मुल्क के लिए, अपने पिता के सम्मान के लिए साम्राज्यवादी ताकतों के गुरूर को मिट्टी में मिलाना चाहता है। तो क्या मुस्तबा इस जंग का रुख बदल देंगे? ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग का क्या रिजल्ट होगा? और ईरान की आज की बर्बादी के हालात के लिए क्या अमेरिका ही असली गुनाहगार है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल जय सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं संजय कुलकर्णी सर आपका रुख करूंगा, और पहला सवाल, मुस्तबा के आने से क्या इंपैक्ट होगा? ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग का क्या रिजल्ट आएगा? और ईरान की इस बर्बादी के लिए असल गुनहगार कौन है? क्या वो वाकई में अमेरिका है? कुलकर्णी सर। विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। तो भी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि आज अस्तित्व की लड़ाई है, और उस अस्तित्व को लेकर के इजराइल भी खड़ा है, ईरान भी खड़ा है। ईरान का एक पुरानी सभ्यता होने के नाते जिस प्रकार से वो अपने आप को उसने संभाला है, और अमेरिका चाहता है कि इजराइल के अस्तित्व पे खतरा ना पहुंचे, इसको लेकर के जो लड़ाई चल रही है ये आज नहीं, ये काफी दिन से चल रही है, काफी सालों से चल रही है। चाहे हम 1953 कहें, लेकिन जो न्यूक्लियर को लेकर के है वह 1957 में, जो कि राजा पहलवी को किसने इजाजत दी? अमेरिका ने इजाजत दी कि वो न्यूक्लियर बना सकता है, लेकिन सिर्फ 5 जनरेशन के लिए, जिसका जो हम लोग कहते हैं एनरिचमेंट जो है 20% से ज्यादा नहीं होता है, बल्कि 3 से 5% तक एनरिचमेंट होता है न्यूक्लियर प्लांट फॉर पावर। उसको लेकर के तो धीरे धीरे करके जिस प्रकार से ईरान ने उसको 60% एनरिचमेंट पे ले गए, और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन जो 2016 में हुआ, जिसमें कि अपने पहले राष्ट्रपति यूएस के, उन्होंने इनके साथ जब बात की, उसके बाद पता लगा कि ओबामा जी ने जो किया वो बार बार ट्रंप को खा रहा था कि ये जो है, ये यूएन रेजोल्यूशन जो है इनका 223 उसके जो अगेंस्ट जा रहे हैं, जिसमें मिसाइल को लेकर के जो बातचीत चल रही है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ईरान बातचीत कर रहा है अमेरिका को के साथ न्यूक्लियर के लिए, या न्यूक्लियर प्लस मिसाइल्स के लिए? ईरान का कहना है वो मिसाइल्स के ऊपर तो बातचीत करेगा ही नहीं, वो सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर IAEA को लेकर के किस तरीके से करना। शायद ईरान मानता है कि कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी न्यूक्लियर होने की, क्योंकि उनका ये कहना है कि सऊदी अरेबिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, तो उनके पास होना चाहिए। चलो उसके लिए वो तैयार। मिसाइल्स को लेकर के जो परेशानी है, और खासकर अब जो मिसाइल बने हैं जिनका रेंज 2000 किलोमीटर है, और हर एक मिसाइल में 1500 का वॉरेड है, और 12 दिन की जो लड़ाई हुई इजराइल और इजराइल प्लस यूएसए ईरान के साथ, उसमें इजराइल का तकरीबन 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि ज्यादा मिसाइलें और जो है ईरान की नहीं गिरी। 98% मिसाइल तो उन्होंने, उनके आयरन डोम ने बर्बाद किया। उसके बावजूद भी नुकसान देखिएगा, 20 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है इजराइल का, और अभी तक इजराइल ने तकरीबन 80 बिलियन डॉलर का खर्चा किया है लड़ाई में 2023 से लेकर के आज तक। ऐसे हालात में इजराइल जानता है नहीं, इनके पास जो मिसाइल है ईरान की, उससे बहुत जबरदस्त नुकसान होगा ईरान का, इसमें इजराइल का, इसमें ईरान को शक नहीं। तो दोनों ट्रिगर के ऊपर है। अमेरिका ऑब्वियसली अपने इजराइल की बचत के लिए उसे एक पूरा आर्मडा अब्राहम लिंकन, दूसरा जॉर्ज बुश लेकर के खड़ा है, और दबाव डाल रहा है ईरान के ऊपर कि आप किसी भी प्रकार से मिसाइल का जो है हमारे साथ आप नेगोशिएट करिएगा। न्यूक्लियर तो हो ही जाएगा, न्यूक्लियर के लिए ईरान आज भी मंजूर है, लेकिन मिसाइल के लिए नहीं है। उसको लेकर के जो लड़ाई चल रही है, उस अस्तित्व की लड़ाई है।
ईरान जरूर एक पुरानी सभ्यता है, ईरान वेनेजुएला नहीं है, सब जानते हैं। ईरान इतना आसानी से झुकने वाला नहीं, वो भी सब जानते हैं। लेकिन अमेरिका जिस प्रकार से शक्ति में शांति, उसने शक्ति प्रदर्शन किया है, ये सोच कर किया। अमेरिका लड़ाई नहीं चाहता है, ये मैं बता सकता हूँ, लिख करके दे सकता हूँ। अमेरिका लड़ाई नहीं चाहता है। क्यों? अमेरिका जानता है इस लड़ाई के बाद क्या होगा। ईरान के तेल के ऊपर उसकी नजर काफी टाइम से है, और ये तेल का जो है निर्यात कौन कर ले रहा है? चीन ले रहा है। कितने डॉलर के लिए? $400 बिलियन का डील है ईरान का तेल का चीन के साथ, और उसको लेकर के सैंक्शन के बावजूद भी चीन उठा रहा है तेल, इकोनॉमी चल रही है। और जैसे आपने विवेक ठीक कहा, 1.4 मिलियन रियाल्स टू अ डॉलर। अगर इस तरह का एक तरीके से इन्फ्लेशन उसकी कागज के टॉयलेट पेपर के माफिक उनकी करेंसी हो गई है, पानी की किल्लत है तेहरान के अंदर, खाने की किल्लत है, अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 25% हो गया है, इन्फ्लेशन 50% हो गया है। जरूर है कि ईरान के बीच में भी लोगों के इसका फायदा यूएस उठाने की कोशिश कर रहा है कि जो ईरान के बीच में नफरत है खामेनी के बरकरार वो, लेकिन तो आज की लॉन्ग टर्म तारीख में प्लानिंग पूरा सर, ईरान लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुलकर्णी सर यही तो थी कि आप इकोनॉमिकली चोक कर जाए, उसके बाद अमेरिका हेल्प भेजेगा। आज एक वीडियो सरफेस हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक व्यक्ति जिसने वीडियो जारी किया ईरान से, उसने कहा कि वीडियो अगर आपको मिला है तो आप समझिए कि मैं जिंदा नहीं हूं। लेकिन अमेरिका ने कहा था कि आप आगे बढ़कर प्रोटेस्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं। इस चक्कर में हजारों लोग ईरान में मारे गए। देखिएगा, पहलवी के लड़के जो हैं वो अमेरिका में हैं, और बाकी लोग जिन्होंने ईरान को छोड़ा 1979 में इस क्रांति के बाद, वो भी सब अमेरिका में हैं। तो कहीं ना कहीं तो दबाव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ईरान के बरखिलाफ सिर्फ एक ही बात है कि उन्होंने जो आतंकी संगठन थे, हमास, हिजबुल्लाह, हूदी, सीरिया में, उनको जिस प्रकार से इन्होंने मदद की, और जिस कारण से पूरे मिडिल ईस्ट में जो इम्बैलेंस हो, चाहे उनका मकसद हो इजराइल का अस्तित्व मिटाना, वो कहीं ईरान ने गलती की। वो ईरान की गलती शायद माफ नहीं की जा सकती। बाकी इसमें जरूर ईरान एक अपना उसका स्वाभिमान है, ईरान के स्वाभिमान को ठेस नहीं लगनी चाहिए, पुरानी सभ्यता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ईरान मानने को तैयार है आज की तारीख में, न्यूक्लियर को लेके, मिसाइल्स को लेकर नहीं। बिल्कुल वो मानने के लिए तैयार है। हो सकता है कि इस तरह के बयान दिए गए हों, बहुत अग्रेशन में दिए गए हों कि हम इजराइल का अस्तित्व मिटा देंगे। हमारे देश में कई पॉलिटिशियन कह देते हैं, कई लोग कह देते हैं कि भाई हम पाकिस्तान का वजूद मिटा देंगे, पाकिस्तान का अस्तित्व मिटा देंगे। पाकिस्तान में कई पॉलिटिशियन से कह देते हैं हम हिंदुस्तान के वजूद को खत्म कर देंगे। वो छोड़िए आप, अभी ये जो फील्ड लीडर आसिम मुनीर हैं, मुल्ला मुनीर, इन्होंने यूएस में जाकर क्या स्पीच दिया कि हमारे पास इतना न्यूक्लियर वेपन है, हमारे ऊपर कोई भी थ्रेट आया तो हम आधी दुनिया को साफ कर सकते हैं। तो अमेरिका को जाके पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को डील करना चाहिए, जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर वेपन उनके पास है। लेकिन वो कहते हैं एक और थ्योरी ये भी कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन, अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन ही वहां पड़े हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप ईरान के पीछे ना पड़कर आप जाइए पहले वहां पर जहां तालिबान की नजर है, अलकायदा की नजर है, जहां टीटीपी की नजर है, जहां उसामा बिन लादेन पाया गया, जहां पर जैश ए मोहम्मद की नजर है, लश्कर ए तैयबा की नजर है, जो आतंकिस्तान का सबसे बड़ा गढ़ है। आपको वो नहीं दिख रहा, आप ईरान के पीछे पड़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान में तेल होता तो अमेरिका वहां भी होता। लेकिन मोस्तफा खामनेई के, जूनियर खामनेई के आने से क्या भूमिका चेंज होगी, इसका छोटा जवाब फिर मैं संजीव जी के पास और बाकी मेहमान के पास जा रहा हूं। देखिए, जरूर मोस्तफा जब आए हैं तो शुरू से ही खामेनी के इस सोच में है कि वो शैडो कमांडर कहा जाता है, बहुत लाइमलाइट में नहीं रहते हैं। और क्या अभी ये माना जा रहा है कि जितनी रणनीति बन रही है सब मोस्तफा ही बना रहे हैं, पर उनके बरखिलाफ जो नैरेटिव वेस्ट से आ रहा है वो अच्छा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में तो जिस प्रकार से उनकी प्रॉपर्टीज हैं और जिस प्रकार से उन्होंने पैसा जमा किया है, उसके बरखिलाफ भी आवाज उठ रही है। तो ईरान के बीच में भी कहीं ना कहीं पर इसको लेकर के एक है। लेकिन आज की तारीख में पूरा ईरान जो है एकजुट है, उनको लगता है कि आज क्रांतिकारी का दिन है, वो अमेरिका से टक्कर लेने के लिए पूरा ईरान तैयार है। उसी डर से अमेरिका ने हमला नहीं किया है और अमेरिका हमला नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि चीन और रूस जो है वो ईरान के साथ खड़े दिखते हैं। तो ऐसे हालात में जरूर लड़ाई नहीं होगी, लेकिन प्रेशर ईरान के ऊपर बहुत जबरदस्त होगा। खाने पीने की किल्लत है, तेहरान में पानी नहीं है, लोगों के बीच में बहुत अनबन है। इसको लेकर के ईरान को खुद संभालना पड़ेगा। और उनकी जो लड़के जब तक सैंक्शंस डराएंगे तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए ईरान अड़ा हुआ है। संजीव जी से इसका रिएक्शन चाहेंगे। संजीव जी,
मैं विवेक जी ये कहना चाहता हूं कि ईरान ऑब्वियसली एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और एक पुरानी सभ्यता है और जाहिर है कि ईरान के लोगों का एक आत्मसम्मान है और वो अपनी राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध भी हैं और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसको अपने स्वयं के ऊपर भी एक कंसिडरेशन करना होगा, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि ये जो लोग सड़कों पर उतर आते हैं आखिर क्यों उतर आते हैं। महसा अमीनी जो कि एक युवा ईरानी महिला थी 2022 में, जिस तरीके से वहां की एक तथाकथित मोरालिटी पुलिस ने उनको डिटेन किया ये कह के कि वो हिजाब ठीक तरीके से आपने नहीं पहना है और इसको इतना टॉर्चर किया कि वो उनकी डिटेंशन में मृत्यु हो गई। उसके बाद से जो हजारों की संख्या में महिलाएं अच्छा, एक बात बताइए संजीव सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट, वो तो हिजाब पहनने वाला मामला था, शरिया लॉ के हिसाब से कह रहे थे क्योंकि वहां पर इस्लामिक शासन नाफिज है। अमेरिका में जिस तरह आइस एजेंट्स ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे लोगों को गोली मारी है, ये कौन सा लोकतंत्र है? और उस पर जब प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें भी प्रोटेस्ट को उठाकर उन लोगों ने जेल में बंद कर दिया प्रोटेस्टर्स को। और अमेरिका ये ज्ञान देने वाला कौन होता है कि ईरान क्या करेगा नहीं करेगा? ईरान अपने हिसाब से अपनी रिजीम चला रहा है। ईरान को आपने इतना चोक कर दिया, इतना चोक कर दिया कि ईरान सफोकेट कर गया इकोनॉमिकली। आपने बोला तुम तेल नहीं बेचोगे, तुम्हारे तेल पर सैंक्शन है, तुम्हारे स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से तुमको बाहर निकालते, तुम्हारे पास विदेशी करेंसी नहीं आएगा। कोई भी देश क्यों बर्दाश्त करेगा संजीव सर? गिव मी अ वैलिड रीजन, ओनली वन रीजन। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका में जो ये आईसी की आपने चर्चा की है वो जाहिर है निंदनीय है। उस तरीके की जो के बर्ताव को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की बहुत आलोचना हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला के ऑपरेशन के ऊपर भी बहुत आलोचना हो रही है। ग्रीनलैंड और कोलंबिया और मेक्सिको और जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन को वो के साथ अपने संबंधों को खराब कर लिया है, उसकी भी बहुत आलोचना हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं ईरान के संदर्भ में बात कर रहा था कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, जाहिर है कि उसके ऊपर अमेरिका ने एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन लॉन्च कर रखा है। ये जो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन लगातार जारी है और यूनाइटेड स्टेट्स, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की ईरान के संदर्भ में सबसे बड़ी जो मंशा है वो यही है कि वहां पर वो इस्लामिक रिजीम को बदल दें और उसको वहां पर कोलैप्स करा दें और वहां पर ये सत्ता परिवर्तन करा दें। और ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इसको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यही सच्चाई है। अमेरिका रिजीम चेंज करना चाहता है। लेकिन ये कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा, ईरान की जो इस्लामिक रिजीम यदि अपने सर्वाइवल को मेंटेन करना चाहती है और ये चाहती है कि वो भविष्य में भी लंबे समय तक वहां पर शासन करे, तो उसको अपने जो कृत्य है उसके ऊपर भी पुनर्विचार करना होगा कि आखिर इतने जो प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं और उसको ब्रूटली वो क्रश करते हैं आईआरजीसी, उसको उनको सुधारना होगा। महिलाओं की जो अधिकारों की मांग वहां बहुत लंबे समय से चली आ रही है, उसके बारे में उनको रिकंसिडरेशन करने होंगे। दूसरी बात, आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों के स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में जो इस्तेमाल करने की ईरान की नीति है, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, किदायफ, हजबुल्लाह और इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे छोटे बड़े जो आतंकी संगठन है, वो सारे के सारे ईरानियन प्रॉक्सीज हैं, टेरर प्रॉक्सीज हैं। और आईआरजीसी की जो कुछ फोर्सेस हैं वो उसका काम ही यही है कि वो इस तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करती हैं। और यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने कासिम सुलेमानी जो कि कुछ फोर्सेस के कमांडर थे, उनको एक बगदाद में 2020 में मार गिराया था। तो ये और इसमें एक बात मैं अवश्य ऐड करना चाहता हूं। अगर प्रैक्टिकली इस चीज को देखा जाए तो मान लीजिए एक घर, छोटा एग्जांपल लेते हैं, घर के अंदर ही 10 लोग हैं और अगर उस घर का मुखिया कमाने खाने लायक ना रह जाए, वो 2 पैसे ना लेकर आए, तो उसी घर के अंदर मार कुटाई शुरू हो जाएगी। उस घर के मुखिया के खिलाफ उनके बाल बच्चे ही जूतम पैजार शुरू कर देंगे, जूता चप्पल चलाना शुरू कर देंगे, घरवाली दंगा शुरू कर देगी, करेगी कि नहीं करेगी? और जब आदमी के हाथ में रोजगार नहीं रहता तो फिर वो गलत रास्ता पकड़ता है, गुंडे बदमाशों से हाथ मिला लिया, जुर्म के रास्ते पे चला गया, जो है वो अपराध के रास्ते पे चला गया। तो आपने तो उसके कमाने खाने के अधिकार को ही छीन लिया। अगर इतनी मोरालिटी है अमेरिका के अंदर तो आप उसको कमाने खाने का अधिकार दो ना, फिर देखते हैं क्या होता है। विवेक जी, एक सवाल मैं बस पूछना चाहता हूं, एक सवाल मैं कहना चाहता हूं इस आपके मैं अपने जवाब के में कि मिडिल ईस्ट रीजन में बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं। हाँ। सऊदी अरेबिया है, यूएई है, बहरीन है, कतर है, ओमान है।
सीरीज ऑफ जो मुस्लिम कंट्रीज का वो पूरा हब है। जाहिर है कि ये सारे जो राष्ट्र हैं उनके बीच में ईरान के साथ ही क्यों समस्या है? आखिर ईरान ऐसा क्या करता है कि जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका उसके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं? ऑयल का इंटरेस्ट मैं मानता हूं, ऑयल का इंटरेस्ट अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा ईरान की कुछ ऐसी गतिविधियां हैं कि जिसके के ऊपर ईरान को पुनर्विचार करना होगा। जो आतंकवाद का मैंने जिक्र किया, ये इंपॉर्टेंट सवाल उठाया आपने। हाँ ठीक, आप पूरा कर लीजिए, फिर मैं सोली सर से इसका जवाब लेता हूं। जी आप पूरा कर लीजिए। दूसरा इजराइल को जायनिस्ट रिजीम कह के ये पुकारते हैं, ईरान के इस्लामिक रिजीम, और ईरान के इस्लामिक रिजीम कहते हैं कि इनको वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे। और सोचिए, एक 90 लाख की आबादी वाला राष्ट्र जिसके के ऊपर आए दिन जो है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे खुमैनी साहब लगाते हैं और वहां पर सड़कों पे ऐसे नारे लगते हैं, उसके पास उसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन आ गया तो इजराइल के 90 लाख की जो आबादी है उसके दिन का चैन और रात की नींद हराम हो जाएगी। और वो जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो हिटलर वाले सपने देखती है कि यहूदियों को मिटा देना है, यहूदियों को धरती पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर इजराइल ने ईरान ने इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब मार भी दिया तो क्या अमेरिका जिंदा छोड़ेगा ईरान को? जो अमेरिका हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा चुका है, इकलौता देश जिसने परमाणु बम का इस्तेमाल किया, वो तो जैसे ही वहां से एक आईसीबीएम निकलेगा, अमेरिका 4 आईसीबीएम ठोक देगा ईरान के ऊपर, पूरा ईरान खत्म झटके में। एक ऐसा राष्ट्र जो कि आतंकवाद का इस्तेमाल अपने मंसूबों को हासिल करने के लिए, रीजनल हेजिमोन बनने के लिए करता है, वो यदि ऐसे नाभिकीय हथियारों को किसी हमास हिजबुल्लाह हुती को दे देगा तो उसको आप क्या रोक लेंगे? क्या अमेरिका उसे रोक सकता है? यदि हमास के पास न्यूक्लियर, इस हिसाब से तो सर, इस हिसाब से तो पाकिस्तान के ऊपर थ्योरी बिल्कुल नहीं बैठती। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सुरक्षित वेपन है न्यूक्लियर वेपन, डर्टी बॉम्ब जिसको कहते हैं। वहां के तो नेता कहते हैं हम पाव किलो के बम बना के रखे हुए हैं। जी वही उसी की बात मैं कह रहा था। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका अगर एंगेजमेंट वहां बना के रखता है तो उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स, अगर मैं सीधे ना कहूं तो एक तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और वो जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर अमेरिका की बहुत ही ज्यादा क्लोज वॉच रहती है, लेकिन अगर ईरान पर ने बना लिया तो शायद अमेरिका उतनी क्लोज वॉच नहीं रख पाएगा। और यही कारण है कि वो ये इस बात को इंश्योर करना चाहता है कि इस तरीके की रिजीम जो कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल की नारे लगाती है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स ना आए। सोली सर, आप कैसे देखते हैं? और मुझे मुस्तफा के बारे में अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन तो बताइएगा, जो युवराज हैं ईरान के। जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। ये जो मुश्तबा है, जो ईरान के अब नए युवराज कहे जा रहे हैं, ये 56 साल की उम्र के हैं। इनको ईरान इराक युद्ध में लड़ने का तजुर्बा है, इन्हें सैनिक तजुर्बा है, और ये हर प्रकार से ये अगले सुप्रीम कमांडर होने के लायक हैं, क्योंकि इनमें वो सारी ट्रेनिंग है, वो सारी खूबियां जो कि ईरान को अपने सुप्रीम कमांडर में चाहिए। तभी वो अब आस्ता आस्ता वो पूरी चीजों का नियंत्रण ले रहे हैं। विवेक जी, जहां तक ये बात है इजराइल और ईरान की, देखिए जब दो देशों के बीच में दुश्मनी होती है तो हर देश एक दूसरे के खिलाफ बयान प्रति बयान देता है। हर देश कहता है कि मैं दूसरे देश को मिटा दूंगा। आपने सही कहा, पाकिस्तान भी तो ऐसे कहता है भारत के बारे में, भारत भी तो ऐसे कहता है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है, लेकिन तभी अमेरिका पाकिस्तान पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है? सिर्फ ईरान पे हो रही है। इसका मुख्य कारण तेल तो है ही है, दूसरा है जो वहां की सत्ता है। देखिए मिडिल ईस्ट में 23 देश हैं जिसमें से 13 इस्लामिक देश हैं, 21 देश हैं जिसमें से 13 इस्लामिक देश हैं, और 21 देशों में से एक ईरान ही है जो कि अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। बाकी पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के साथ है। 57 देश हैं मुस्लिम मेजॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के हैं। लगभग सारे देश अमेरिका के साथ हैं, चाहे पूरी तरह से चाहे कुछ तौर पे, लेकिन एक ईरान है मुस्लिम देशों में जो अमेरिका के खिलाफ है। ये चीज अमेरिका को बहुत खटकती है। तेल का तो मुख्य कारण है ही है, बाकी ये कि एक ये देश मिडिल ईस्ट में कैसे मेरे अगेंस्ट खड़ा है। और अगर इजराइल और अमेरिका को ईरान के परमाणु हथियार से डर है, क्या इजराइल के पास परमाणु हथियार नहीं है नेगेव डेजर्ट में? क्या इजराइल ने आज तक IAEA की टीम को वहां पे इंस्पेक्शन के लिए कभी मंजूरी दी है? कभी नहीं दी है। मैं विवेक जी, मैं आपकी सराहना भी करना चाहता हूं। मैं भारत के 100 टीवी चैनल्स पे जाता हूं, लगभग 7-8 शो मेरे रोज होते हैं। बहुत कम एंकर हैं जो न्यूट्रल वे से
एक शो को डील करते हैं। जिस तरह से आपने ये शो को डील किया है, बिल्कुल एक न्यूट्रल वे से किया, जैसे एंकर को करना चाहिए। हमारे अधिकतर टीवी चैनल, अधिकतर एंकर इसी एक फिक्स लाइन के साथ आते हैं कि क्योंकि ईरान एक इस्लामिक देश है, उसको नीचा दिखाओ, कुछ भी हो जाए उसके बारे में किसी को कोई एक अच्छी बात या सही बात नहीं बोले दो। लेकिन आप बिल्कुल विपरीत हैं, आप बिल्कुल एक अच्छे एंकर हैं। विवेक जी, मैं आखिरी टिप्पणी ये करना चाहूंगा कि दुनिया कुछ भी कह ले, वेस्टर्न मीडिया कुछ भी कह ले, इंडियन मीडिया कुछ भी कह ले, हकीकत यह है कि ईरान के पास सैनिक शक्ति है और तभी अब तक अमेरिका और इजराइल ने हमला नहीं किया है। पिछले साल भी जो 12 दिन का युद्ध हुआ, इजराइल को पायरेक विक्ट्री मिली, जो कि मिलिट्री टर्म होती है, नुकसान हुआ ईरान का, लेकिन ईरान ने इजराइल की राजधानी टेल अवीव को 1/3 बर्बाद किया। और जिस तरह से उसके बाद ईरान ने अपनी सैनिक शक्ति में इजाफा किया है, यही एक मुख्य कारण है कि अमेरिका में हिम्मत नहीं हो रही है ईरान पे अब तक हमला करने की। मैं आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सर आपका। सोडी सर, आपने बहुत हौसला अफजाई की, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे कोशिश करूंगा इसको और पुख्ता करूं। लेकिन मेरा अगला सवाल आलोक सर, ये एथिक्स तय कौन करेगा? अमेरिका यूएन को मानता नहीं है, यूएनएचआरसी से खुद निकल गया, डब्ल्यूएचओ को बॉयकॉट कर चुका है, दुनिया के जितने 66-62 संगठन है जिनको थैंक यू कर चुका है, क्लीन एनर्जी अलायंस जो इंडिया ने बनाया उसको थैंक यू कर चुका है, फिर एथिक्स की कौन सी बात रह जाती है? और जो बात संजीव सर ने पूछी वो आपसे भी समझना चाहूंगा, ईरान से क्या दुश्मनी है अमेरिका की? बाकी तो मिडिल ईस्ट के देश, हालांकि वो बात अलग है, कतर ने अभी उनको बहुत एक शानदार बोइंग 737 गिफ्ट किया है, वो भी गोल्डन कलर का, पूरे गोल्ड के कलर में रंग किया। उस तरफ नहीं जाना चाहता मैं। हाँ, लेकिन सर ईरान से क्या दुश्मनी? ईरान नहीं देता विमान। विवेक जी, देखिए, दो बातें आपने पूछी हैं, दोनों को मैं कवर कर रहा हूं। जैसे पहले जो बाद में आपने कही कि ईरान से क्या दुश्मनी है, देखिए थोड़ा सा मैं विवेक संजीव श्रीवास्तव जी की बात से थोड़ा सा सहमत हूं। आपकी भी बात सही है कि टारगेट किया जा रहा है जिस तरह से ईरान को, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए, क्या इजराइल ने या किसी देश ने अपना राष्ट्र का ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिक्लेरेशन किया कि उसका एम है ईरान को खत्म कर देना? नहीं। ईरान का अस्तित्व मिटाना? नहीं। ईरान सिर्फ ये डिक्लेयर करता है, बार बार करता है कि सारे इजराइल को, जब तक हमारा उद्देश्य है इजराइल को दुनिया के मैप से खत्म करना। तो नेचुरली ये स्वाभाविक है कि इजराइल को अपने अस्तित्व का खतरा है। वो छोटा देश है, जिस तरह से उसने अपनी शक्ति बढ़ाई है ईरान ने, जिस तरह के उसने मिसाइल्स डेवलप कर लिया है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर लिया है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। आखिर इतना जानते हुए कि हमको ईरान पर आक्रमण करने के बाद काफी ज्यादा नुकसान होगा, फिर भी चारों बगल से तैनाती हो रही है, विभिन्न उपायों के ऊपर विचार किया जा रहा है कि कैसे हम क्या इलेक्ट्रॉनिकली उसके मिसाइल्स को काउंटर कर सकते हैं ज्यादा सक्षम तरीके से, इस पर विचार किया जा रहा है। डी एस्केलेट नहीं हो रहा है, पीछे नहीं हट रही है सेनाएं। अमेरिका भी यह मान के नहीं चुका है कि वो आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इजराइल का अस्तित्व बिल्कुल खतरे में है आने वाले दिनों में। तो अब देखिए अभी देखिए, परसों उन्होंने एक ट्रायल लिया है हेलियोस का, वहां एक डिस्ट्रॉयर से उन्होंने एक ट्रायल लिया है जो 4 ड्रोन को एक साथ लेजर वेपन से उन्होंने डिस्ट्रॉय करके वो ट्रायल लिया है कि ईरानी जब इस तरह से ड्रोन्स आएंगे, मिसाइल्स आएंगे, उसको हम लेजर वेपन से कैसे सक्षम तरीके से उसको मार सकते हैं। वहां पर ट्रायल चल रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिकली हम उनके पूरे सिस्टम को जाम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बिहाइंड द कर्टन बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। ये बात सही है कि ईरान अकेले अपने बूते पर अड़ा हुआ है, इस समय वो अकेला है। रूस जो है वो यूक्रेन में फंसा हुआ है, पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आ पाएगा। चीन जो है वो साजो सामान से उसकी मदद कर रहा है, जैसे कि अभी खबरें आई है कि काफी ईरान ने उसके यहां से सोडियम परक्लोराइड खरीदा, जो मिसाइल के बनाने में यूज होता है, बहुत मैसिव अमाउंट में खरीदा है। तो ये भी इंडिकेशन होता है कि किस तरह से उसने अपने मिसाइलों की संख्या बढ़ा ली है। तो ये ईरान एक बहुत बड़ा खतरा है उस क्षेत्र के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए भी है। ये सऊदी अरेबिया भी जानता है, और जितने अमेरिका के सहयोगी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके लिए भी वो खतरा है, क्योंकि वो एक अलग तरह का अस्तित्व बनाना चाहता है, वहां पर डोमिनेट करना चाहता है मिडिल ईस्ट में। और वो खुलेआम जिस तरह से एग्रेसिव उग्र नीति अपना रहा है अपने प्रॉक्सी संगठनों के द्वारा, उस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का वातावरण हो गया है। आप देखिए, हुतीज ने जिस तरह से हंगामा किया
ट्रेड कॉमर्स के जो रूट्स थे उसको बर्बाद करने के लिए उसको डिस्टर्ब किया। हुतीज पर इतने दिनों तक अमेरिका ने आक्रमण किया, लेकिन फिर भी हुतीज ने ट्रेड रूट्स पर को काफी इफेक्ट किया। तो अब इसका उपाय क्या है, वो भी जानते हैं अमेरिका और इजराइल भी, कि ईरान को हमको कभी ना कभी एक बार निपटाना पड़ेगा, और वो कैसे निपटाना पड़ेगा इसकी तैयारी चल रही है विवेक जी। और आपने जो बोला ना कि मोरालिटी की बात, जो पहली वाली आपकी क्वेश्चन था, पहले वाला जो आपका प्रश्न था, देखिए ये बात सही है कि ईरान की हालत बहुत खराब है, और एक इंडिपेंडेंट देश को जिस तरह से थ्रॉटल कर रहा है, चोक कर रहा है अमेरिका, बुरी तरह से इन्फ्लेशन वहां चल रहा है, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया 50% है। इनफैक्ट खाद्य सामग्रियों में तो कई जगह 70% इन्फ्लेशन वहां पहुंच चुका है। हालत वहां की खराब है, वहां का करेंसी का बहुत ही ज्यादा। तो ऐसे में ईरान सिर्फ ये दो चीजों के बल पर अड़ा हुआ है। एक उसका जो जियोग्राफिकल एडवांटेज है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो वो कंट्रोल कर सकता है, और दूसरा उसकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन जो उसने स्पेशल तरह के डेवलप कर लिया है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स और इस तरह के मिसाइल्स जो आलोक सर अब मरता क्या ना करता, जिसको आपने हूती गिना दिया, हिजबुल्लाह गिना दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन ईरान में ऑपरेट करते हैं। मोसाद ने और सीआईए ने जीना हराम कर रखा है 1979 से ईरान का। मैं फिर कहता हूं ना एथिक्स की बात, आपने कहा कि ईरान ने धमकी दी इजराइल का अस्तित्व मिटा देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई बार कह चुके हैं हम हिंदुस्तान का अस्तित्व मिटा देंगे, उनको जीने का कोई हक नहीं है, ये उनकी स्पीच में है, और ये पहलगाम हमले से पहले की स्पीच है कि हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है, उनको मरना होगा, काफिर है वो। तो इस हिसाब से तो मोरालिटी के हिसाब से पहला एक्शन तो पाकिस्तान पे होना चाहिए था। विवेक जी, मैं तो कह रहा हूं वो भी एक खतरा है। आप क्या समझते हैं कि हमास जो है उसका दायरा जो है वो सिर्फ उसी क्षेत्र में है? नहीं, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई हैं कि हमास की मीटिंग हो रही है लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के साथ में। बिल्कुल हो रही है। ये जो प्रॉक्सी संगठन ईरान ने खड़ा किया है, ये सिर्फ उस क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा, ये विभिन्न और दूसरे क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भी खतरा है ये। तो इस चीज को हम नहीं, विवेक जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आपने उनको बेरोजगार कर दिया, सब थ्रॉटल कर दिया, तो आखिर वो क्यों नहीं उग्र हो जाएंगे? तब तो हम इस तरह से सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करेंगे। सभी यही कहते हैं। नहीं तो पहले तो ईरान नहीं, आलोक सर, फिर तो ईरान बहुत अच्छा लगता था 1953 से लेकर 1979 तक। फिर तो अमेरिकी टूरिस्ट सबसे उनकी पहली पसंद ईरान के बीचेस हुआ करते थे, जहां पर वो अपना बॉक्सर और महिलाएं बिकनी में घुमा करती थी। ईरान ने सबसे पहले इजराइल को एज अ देश मान्यता दी। इजराइल का सबसे टॉप जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था वो ईरान हुआ करता था। तब ईरान में कौन से सुरखाब के पंख लगे हुए थे? तब ईरान कोई अलग लोकेशन पर था या ईरान कोई स्वर्ग में मौजूद था? उसमें वो भी लोकेशन वही थी उसकी। लेकिन 79 के बाद वो ईरान अमेरिका के इशारे पर नहीं चलता था ना सर। जी, ईरान का स्वरूप बदल गया ना 79 के बाद। ईरान का स्वरूप बदल गया, बिल्कुल दूसरा हो गया। एक जो इंडिपेंडेंट, खुले, स्वतंत्र विचारों वाला, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्वतंत्र विचारों वाला या देश था, स्वतंत्र विचारों वाला या अमेरिका के तलवे चाटने वाली सरकार वाला? अब देखिए, अब अगर भारत जो है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर चलेगा तो कोई कह सकता है कि हम अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम ईरान की इज्जत करते हैं जिस तरह से वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, खड़ा हो रहा है, लेकिन साथ साथ ईरान ने जो अपना स्वरूप बना लिया है वो गलत स्वरूप है। वो एक धार्मिक उन्माद का जो स्वरूप वहां प्रशासन में आया है, वो जो प्रॉक्सी संगठन में जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का आलोक सर, उनका धर्म उनका देश, संगठन उन्होंने खड़ा किया है भाई, उनका धर्म उनका देश, उनके रिजीम के अंदर उनकी सोवरेनिटी, उनकी संप्रभुता, ये बात सही है आपकी। उनके प्रॉक्सी से दुनिया के और इलाकों को खतरा है, ये बात मैं मानता हूं, जैसे पाकिस्तान के प्रॉक्सी से और इलाकों को खतरा है। नहीं, देखिए, अब जैसे विवेक जी, तो वो सैंक्शंस आप पाकिस्तान पर नहीं देखते हैं भैया? अमेरिका अगर इतनी एथिकल कार्रवाई करता है तो वैसे ही सैंक्शन पाकिस्तान पे भी होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं, लेकिन विवेक जी, मेरा यह कहना है कि आप अपना सैन्य संगठन बढ़ाइए, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह के रूप में ना बढ़ाइए। जी ठीक है। संजीव सर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं अब कुलकर्णी सर को यहां पर लाना चाहूंगा। अब मुझे लगता है कि अब वही इस बारे में कुछ स्ट्रेट लाइन दे सकते हैं कुलकर्णी सर अपने अनुभव के हिसाब से। कुलकर्णी सर, सवाल फिर वही, अब कौन सही कौन गलत?
देखिएगा विवेक जी, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। और अगर विश्व को आतंक से लड़ना है तो हमने आतंकवाद के साथ लड़ना है। पाकिस्तान में अगर आतंक है तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बताया है कि हम आतंक के साथ कैसे लड़ेंगे। आतंक के साथ लड़ना है, आतंक में कोई किसी का भाई नहीं है, उसको मारना है, इसमें किसी को शक नहीं होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं होने चाहिए। ये सोच करके मुझे खाना नहीं मिला तो मैं आतंक का सहारा लूंगा तो उसको भी मारूंगा, इसमें भी मुझे भी कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका जो कर रहा है, दादागिरी जो अमेरिका कर रहा है, क्या वो ठीक है? अमेरिका दादागिरी कर रहा है तो गलत है, इस तरह की दादागिरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन ईरान के ऊपर इस तरह की नौबत क्यों आई, वो भी ईरान को सोचना होगा कि ईरान की नौबत इसलिए आए क्योंकि ईरान ने धीरे धीरे करके अपने आईआरजीसी के कुछ फोर्स को लेकर के जिस प्रकार से धीरे आतंक फैलाया, चाहे वो सीरिया में है, चाहे वो यमन में है, चाहे वो गाजा में है, चाहे लेबनान में है, और खुद ईरान के अंदर भी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के कुछ फौज के 1,40,000 से लेकर के ज्यादा लोग कई एक पाकिस्तान में भी है। तो ये जो आतंक का जो एक नेटवर्क फैलाया है, इसके बरखिलाफ भारत भी लड़ेगा, अमेरिका भी लड़ेगा और बाकी देश भी लड़ेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईरान के अस्तित्व के ऊपर खतरा नहीं होना चाहिए, ईरान के अस्तित्व के ऊपर खतरा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ईरान के ऊपर लड़ाई नहीं होगी, ईरान के ऊपर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे, ये इसमें भी कोई शक नहीं, युद्ध नहीं होगा, लेकिन प्रेशर बनाया जाएगा। क्यों? रेजिम चेंज की हम बात करते हैं, किसी प्रकार से बात करते हैं, कोई भी देश आतंक का सहारा लेकर के आगे नहीं जा सकता, चाहे उसके पास विश्व का कितना भी तेल क्यों ना हो, कितना भी सोना क्यों ना हो। क्या अमेरिका इस तरह का करे? अमेरिका में भी कोई मैं जैसे कहा, कोई भी देश 100% कभी भी नहीं ठीक होगा, वो अपनी सोच में लगा हुआ है। हर एक देश के, पाकिस्तान के पास जाए वो हमें कहेगा, हम कहेंगे पाकिस्तान पर, लेकिन पूरा विश्व क्या कहता है कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है। तो विश्व अगर कह रहा है कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है, सर आप मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान के ऊपर कितने सैंक्शंस लगे कुलकर्णी सर अभी तक? कोई एक सैंक्शन, कोई इकोनॉमिक सैंक्शन लगाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने तो वहां पर बाकायदा, वो क्या होता है, कौन सी मनी कहते हैं उसको, वो अभी बिटकॉइन और वो कौन सा क्रिप्टो करेंसी का हब बनाने का ऐलान कर दिया। मतलब ईरान के लिए परमाणु बम और पाकिस्तान के लिए क्रिप्टो करेंसी, ये भी बहुत ये तो कोई न्याय नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल विवेक, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, विडंबना है। और ये विडंबना क्या है जी? चीन का खतरा जो अमेरिका को है, चीन उभरते हुए चीन को किस तरीके से रोकना है, उस रोक में ये सब फंसे जाएंगे। अच्छा, अमेरिका के साथ दिक्कत ये, पहले बना लेते हैं फिर बोलते हैं अरे इससे बचाओ, क्या कर दिया हमने, भस्मासुर वाली कहानी कर देते हैं। चीन को पैदा अमेरिका ने किया, वरना चीन 1980 तक तो भिखारी था। क्या था चीन के पास? ना पैसा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। 1979 में निक्सन ने बनाया, पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, चीन के पास गए, बहुत से तालिबान को बनाने वाला अमेरिका, फिर तालिबान अमेरिका के पीछे पड़ा, कहते हैं बचाओ। हमास को बनाने वाले वही, फिर कहते हैं हमास हमारे पीछे पड़ा। इजराइल बनाया ना हमास, फिर हमास पीछे खड़ा, कहते हैं बचाओ। ये बना सब लेते हैं, फिर कहते हैं बचाओ। सदाम हुसैन को किसने? ईरान को भी अमेरिका ने बनाया। ईरान को परमाणु कार्यक्रम किसने दिया? नातांज न्यूक्लियर साइट किसने डेवलप की? फोर्डो किसने डेवलप किया? अमेरिका ने किया 53 के बाद। अब कहते हैं बचाओ। कैसे बचाओ संजीव श्रीवास्तव जी? देखिए, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। जैसा कि अभी कुलकर्णी सर ने कहा कि आतंकवाद के ऊपर दोहरे मापदंड से नहीं चला जा सकता। यदि पाकिस्तान के आतंकवाद के विरुद्ध हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो विश्व में कहीं भी जो आतंकवाद है उसके खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाना होगा। और ईरान के द्वारा जो टेरर का इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को रीजनल हेजिमोन के तौर पर स्थापित करने के लिए, और ये जो कुछ फोर्सेज जो कार्य करती हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इराक और सीरिया के जो आतंकी संगठन है, वो जाहिर है कि उसके खिलाफ भी एक स्टैंड लेना होगा। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभी मलेशिया की यात्रा पर थे, और वहां पर भी उन्होंने इसी तरीके की बातें भी रखी कि आतंकवाद के ऊपर जो कॉम्प्रोमाइजेस नहीं चलेंगे, दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे कि एक तरफ तो पाकिस्तान के आतंकवाद का विरोध करें, फिर ईरान के आतंकवाद को अपना सपोर्ट दें या उसको इग्नोर करें, ये हो नहीं सकता। ये बात मैं पहले कहना चाहता था। दूसरी बात, देखिए, जो सऊदी अरबिया है, यूएई है, बहरीन है, उसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। सऊदी अरबिया को छोड़ दे, सऊदी अरबिया अगर उसके बारे में सोच रहा था, लेकिन यूएई ने, बहरीन ने
जो अब्राहम एकॉर्ड्स साइन हुए ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में, जो एक डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन की प्रक्रिया अब्राहम एकॉर्ड से शुरू हुई थी 2020 में, उसके बाद से कई मुस्लिम राष्ट्रों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। लेकिन अगर ये मुस्लिम राष्ट्र इजराइल के साथ बातचीत कर सकते हैं, उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो ईरान क्यों नहीं कर सकता? आखिर ईरान को ऐसी क्या दिक्कत इजराइल से है? इतनी नफरत क्यों है? इतनी घृणा क्यों है? जाहिर है कि ईरान को अपने इस अप्रोच पर पुनर्विचार करना होगा। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम यदि अपनी लॉन्जिविटी को बनाना चाहती है, सर्वाइवल को मेंटेन रखना चाहती है, तो उसे ये नफरत भरी जो सोच है उसको त्यागना होगा और अपने अवाम के साथ भी बेहतर ट्रीटमेंट करना होगा। संजीव सर, 1900 डेटा ये बताता है कि 1950 में ईरान ने इजराइल को एज ए संप्रभु राष्ट्र मान्यता दी थी। देखिए, उस समय की रिजीम अलग थी, लेकिन ये जो इस्लामिक रिजीम 1979 के बाद से आई है, उस रिजीम के बारे में हम अभी जो कंसर्न है या जो सारी चिंताएं हैं या अमेरिका और इजराइल के जो आशंकाएं हैं, जो उनकी सुरक्षा है, वो इस्लामिक रिजीम को लेकर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। इस्लामिक रिजीम ना आने दिया जाए, डीप स्टेट भूमिका क्या थी, सीआईए की भूमिका क्या थी, बाकी चीजें क्या थी, वो तो रहा होगा ना कुछ। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी। नहीं, विवेक जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं। आप बोलिए। हाँ ठीक है संजीव जी, हाँ बोलिए जल्दी से। मुस्लिम राष्ट्रों में सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी है, जाहिर है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स हैं और ये अमेरिका के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं और अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को भी वो मेंटेन करके रखे हुए हैं। क्या अमेरिका सऊदी अरेबिया की इस्लामिक आइडेंटिटी को मिटाना चाहता है? बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहता। और क्या ये जो कंट्रीज में अमेरिका के बेसेस मौजूद हैं, अमेरिका का टोटल कंट्रोल है, अमेरिका उनके ऑयल को कंट्रोल करता है, अमेरिका अपने आर्मी बेस बनाकर रखे हुए 10-10, 20-20, 30-30 हजार सैनिक डिप्लॉयड हैं। और क्या देंगे? इन्होंने अपनी जमीन तक दे दी अमेरिका को। नहीं देते तो ईरान वाला हाल होता। मैं ऐसा नहीं। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सभी राष्ट्रों के साथ, भारत के साथ भी बहुत अच्छा डिफेंस कोलैबोरेशन है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हम अमेरिकन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जब आपने परमाणु टेस्ट किया था तब क्या हुआ था संजीव सर? कितने सैंक्शंस ठोके थे हम पर? देखिए विवेक जी, अगर इतिहास में अगर जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं, शीत युद्ध का समय और हमारे तुरंत बाद पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार कैसे आ गए? नहीं, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं, बहुत सारे ऐसे दौर हैं कि जहां पर अमेरिका के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं थे। मैं आलोक जी के पास आ रहा हूं, सर मैं वापस आ रहा हूं। आलोक जी कुछ कहना चाह रहा है, उसके बाद थोड़ी सर आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, इस पूरे बहस को बस मैं एक चीज निष्क्रिय करना चाहता हूं, इंगित करना चाहता हूं कि आप ये बताइए, जो बाकी सारे मुस्लिम देश हैं, किसी ने इजराइल पर आक्रमण किया है? क्या इजराइल ने ईरान पर कभी आक्रमण किया है? लेकिन ईरान अपने प्रॉक्सी संगठन के द्वारा क्यों आक्रमण करता है? तो नेचुरली विश्व के दूसरे देश उसको बुरा कहेंगे। आप एक तो आतंकवादी संगठन खड़ा करते हो और उस पर से आक्रमण करवाते हो, तो ये फिर जस्टिफाइड नहीं हो सकता ना। और ये जो राजनीति वहां बदली है वो इसीलिए बदल रही है। और कोई भी देश भले जियोपॉलिटिकल रीजंस के कारण भले ही ईरान के साथ खड़ा हो जाए, लेकिन एक नैतिक मूल्यों के आधार पर सर आपके सवाल का जवाब मैं अगर मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हैं तो मेरा मत यह है कि इजराइल खड़े खड़े पूरा फिलिस्तीन कच्चा चबा गया, सारे इस्लामिक देश खामोश रहे। आप बताइए कौन आज आवाज उठाने गया जब फिलिस्तीन पर अटैक हो रहा था या गाजा पट्टी पर अटैक हो रहा था या जब हमास से लड़ाई लड़ रहे थे? कोई एक देश ये कह देता है ये गलत हो रहा है और हम इसमें सहभागी नहीं है। जैसे कि आज खाड़ी देश कह रहे हैं कि आप हमारे जमीन और आसमान का इस्तेमाल नहीं करेंगे ईरान पर हमले के लिए। आज ये बात खाड़ी देश कह रहे हैं, मिडिल ईस्ट में सभी देश कह रहे हैं, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, सबने ये बात कह दी है। विवेक जी, आप इतिहास उठा के देखिए पिछले कई दशकों का, 2-4-20 सालों का, क्या इजराइल ने कभी आक्रमण किया है ईरान के ऊपर? ठीक है, मैं जल्दी से सोली सर से इसका जवाब लेता हूं। सोली सर। विवेक जी देखिए, दशकों पहले 1967 के अरब इजराइल युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने रेजोल्यूशन नंबर 248 पास किया था, जिसमें साफ लिखा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। इजराइल और अमेरिका कभी संयुक्त राष्ट्र रेजोल्यूशन 248 की बात नहीं करते हैं, बाकी दुनिया के हजार बहाने देते हैं। ईरान में ये कमी है, ईरान में ये बुराई है, ये आदमी ठीक नहीं है, वो आदमी ठीक नहीं है।
लेकिन जो मुद्दे की बात है जिससे कि मिडिल ईस्ट में शांति आ सकती है, वो ना अमेरिका बात करता है ना इजराइल बात करता है, क्योंकि उनकी मंशा है ही नहीं टू स्टेट सोल्यूशन की। अरब देशों में एक ईरान ही खड़ा है जो कि टू स्टेट सोल्यूशन के हक में खड़ा है। तरीका जो भी इस्तेमाल करे, मैं मानता हूं हिंसा गलत चीज है, लेकिन ईरान ही एक देश है पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे इस्लामिक मुल्कों में, जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। आज अगर अमेरिका और इजराइल में सच्चाई है, आज वो अनाउंस करें कि हम रेजोल्यूशन 48 को मानते हैं, कल टू स्टेट सोल्यूशन होगा, परसों मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी। लेकिन अमेरिका और इजराइल ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो मंशे हैं वो अलग हैं, और इसीलिए ईरान टारगेट पे है, क्योंकि ईरान खड़ा है एक। लेकिन आज इस क्राइसिस में मुझे लगता है दुनिया की ऐसी संस्था चाहती है जो इन मसलों को हल कर सके, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप पीस बोर्ड बना रहे थे, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ताउम्र उसमें अध्यक्ष रहना चाहते थे, तो उस पर भरोसा तो कर ही नहीं सकते। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये तय कौन करेगा इस दुनिया में कौन सही और कौन गलत है? क्या ये तय करने का अधिकार सिर्फ अमेरिका को है? ये बहुत बड़ा सवाल है, डिबेट में फैला लेते हैं। लेकिन बता दें, इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर, लाइव और लगातार।